नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि आप कोविड-19 के गाइडलाइनों का पालन कड़ाई से पालन करते रहिए। घर से बाहर जाना या ड्यूटी पे जाना ज़रूरी है, तो मास्क ज़रूर लगाएं। ये मेरा निवेदन है। साथ ही ये निवेदन है कि अगर वैक्सीन लगाने के लिए यदि आप योग्यता रखते हैं, तो ज़रूर लगवाएं। योग्यता से मतलब मेरा है कि अभी जो नए गाइडलाइन हैं, अगर 45 प्लस हैं, तो ज़रूर लगवाएं। और जल्दी ही अगर सभी रेल कर्मियों के लिए जारी किए जाएंगे तो उस वक्त जरूर वैक्सीन को लगवाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। और स्क्रीन पे जो है इसके फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया था। ये राजकोट मंडल का है, सीनियर क्लर्क की एग्जामिनेशन हुई थी जो लेवल 5 के लिए हुआ था। MOCG यानी कि मैकेनिकल ऑपरेटिंग कमर्शियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के लिए जो एग्जामिनेशन हुई थी उसका पेपर है। तो चलिए हमने जो पेपर सॉल्व कर लिया था उसके आगे हम देखते हैं। हमने सॉल्व किया था 60 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। हमने 63 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। हम इसके आगे जो है 64 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। What is the standard form used for डीम सस्पेंशन? डीम सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है? तो जैसे कि आपको पता है कि ऑर्डर डीम सस्पेंशन के लिए SF2 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, SF3 जो है सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय, ये जो निर्वन भत्ता है उसके लिए ये जारी किया जाता है। SF4 है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, और SF5 मेजर पेनल्टी। तो ये इसके सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 पे चलते हैं। 65 पे है, हु इज द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी कौन है? तो जो 65 का सही आंसर होगा वो भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। तो हमारा आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 को देखते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मेंशन्ड? संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के बारे में उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 315, आर्टिकल 325, आर्टिकल 350 एंड आर्टिकल 3112। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आर्टिकल 3112, यही इसका हमारा आंसर होगा। आर्टिकल 311 दो ही में नैसर्गिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। व्हाट शुड बी द प्रीफिक्स बिफोर द नेम ऑफ द ट्रेन कंटेनिंग ODC? तो ODC लगी गाड़ी के नाम के आगे क्या प्रीफिक्स लगाया जाता है? तो यहाँ पे जो आंसर हमारा है वो है X। ठीक है, X प्रीफिक्स लगाया जाता है। सॉरी, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट ODC जो होता है ये इसका सही है। मैंने एक दो वीडियो में इसका जिक्र भी किया है, तो वहां भी आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 68 को देखते हैं। व्हाट इज द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ ACC रैक एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन? क्लोज सर्किट रैक की प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो जो आंसर होना चाहिए हमारा वो D होना चाहिए, 100%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज कैन बी अटैच्ड इन मेल और एक्सप्रेस ट्रेन? मेल एक्सप्रेस गाड़ी में अधिकतम कितने निरीक्षण यान लगाए जा सकते हैं? तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा, केवल एक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 को देखते हैं। 70 जो है, विच इज द न्यू कोच एडेड इन SPARNE कम SPART? ठीक है, तो SPARNE एंड SPART में नया यान कौन सा जोड़ा गया है? तो जो सही आंसर होगा वो HRD वैन है। ठीक है, ये सही रहेगा हमारा आंसर, HRD वैन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 71 को देखते हैं। विच टाइप ऑफ एक्सीडेंट इज फायर इन ट्रेन?
फायर इन ट्रेन। तो गाड़ी में आग लगना कौन सी दुर्घटना है? तो ये कॉन्सिक्वेंटल परिणामी दुर्घटना है। ठीक है, इसका सही आंसर यही होगा। कोलिजन, फायर एंड एल्सीगेट एंड ड्रिलमेंट जो है ना, ये कॉन्सिक्वेंटल ट्रेन एक्सीडेंट के एग्जाम्पल हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 72 को देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय गोल्डन आवर इन डिजास्टर मैनेजमेंट? आपदा प्रबंधन में स्वर्ण घंटा का क्या अभिप्राय है? तो 1 आवर आफ्टर एक्सीडेंट, ये हमारा यही सही आंसर है। एक सवाल ओसीएमजी ग्रुप का ही अहमदाबाद डिवीजन में पूछा गया था कि डिजास्टर में मैनेजमेंट प्लान में डिविजनल लेवल पे हेड कौन होते हैं? तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जवाब दिया और सही भी था उनमें से बहुत सारे लोगों का। डीआरएम जो होते हैं वो हेड होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के। ठीक है, और डीएसओ है वो सेकेंड नंबर पे हैं, वो रिपोर्ट डीआरएम को करेंगे। इसी तरह जोनल लेवल पे जीएम जो है वो हेड होते हैं, और सी वहाँ पे जो सुरक्षा अधिकारी होते हैं, संरक्षा अधिकारी सॉरी, वो उनको लीड करते हैं। एक इस पे एक मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर उसके जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है उसको मैं अपलोड करूंगा ताकि ये क्लियर हो जाए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ जाते हैं। द वर्ड व्हीकल अप्लाइज टू, व्हीकल शब्द इस पर लागू होते हैं। तो देखिए व्हीकल शब्द जो है जो लागू होगा वो ओनली कोचिंग स्टॉप पे लागू होंगे। ठीक है, आगे इसी तरह के और भी सवाल आएंगे, ठीक है, जिसका हम जवाब देंगे। ठीक है, ओनली कोचिंग स्टॉप, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एफटीआर। तो यहां पे जो सही आंसर होगा वो फुल टैरिफ रेट होगा। ये इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जो मास्टर सर्कुलर जो कमर्शियल डिपार्टमेंट द्वारा निकाले जाते हैं उनका प्रिंट आउट लेके या फिर जैसे भी आप उनको 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये छोटे छोटे वर्ड्स या जो भी हैं ये आपके लिए काफी क्वेश्चन सॉल्व जो होंगे वो काफी फायदेमंद होंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है फुल फॉर्म ऑफ वीवीएन। वीवीएन जो है ये एक्चुअली इंसुलेटेड मिल्क टैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही आंसर होगा वो मिल्क वैन होगा, यानी कि सी नंबर का जो आंसर है ये हमारा यहाँ पे फिलहाल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 76 को देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ वीपीएच, फुल फॉर्म ऑफ वीपीएच। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो होगा ये हाई कैपेसिटी पार्सल वैन, हाई कैपेसिटी पार्सल वैन, यानी कि 76 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 द वर्ड रोलिंग स्टॉक इज अप्लाइड टू। तो यही मैं बता रहा था कि रोलिंग स्टॉक जो ये है ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो रोलिंग स्टॉक में गुड्स स्टॉक भी आते हैं और कोचिंग स्टॉक भी आते हैं। तो जो गुड्स स्टॉक होते हैं जनरल सर्विस ऑफ वैगन एंड स्पेशल टाइप ऑफ वैगन्स होते हैं। ठीक है, और कोचिंग स्टॉक में जो अपने लोकोमोटिव्स वगैरह होते हैं वो सब होते हैं। तो रोलिंग स्टॉक एक 5 ईयर प्लान है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर ऑल जैसा वर्ड कहीं भी इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी सही होने की संभावना ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है बोथ कोचिंग एंड गुड्स स्टॉक इज द राइट आंसर। ठीक है, जो एओन की तैयारी कर रहे हैं या एसीएम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेट काफी महत्वपूर्ण होगा, तो ये देखने जैसा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेन इज डिसाइडेड बाय, नई ट्रेन चलाने का निर्णय कौन करता है? तो रेलवे बोर्ड करता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं कि पेंशनलिटी डिटेंशन कोड ऑफ एक्सीडेंट, तो इसका जो सही आंसर है ये एसीटी होगा। ठीक है, 79 का एसीसी होगा, सॉरी, तो एसीसी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी ग्रुप में मेरे द्वारा पूछा गया था और उन्होंने इसका जवाब दिया था, जो एवं की तैयारी वगैरह करते हैं। ठीक है, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ पे। और चलिए हम क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। हाउ मेनी आवर्स हेडक्वार्टर रेस्ट टू बी प्रोवाइडेड टू मेल एक्सप्रेस गार्ड, तो इसका सही आंसर 16 आवर्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 16 आवर्स इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रनिंग ड्यूटी आवर्स ऑफ मेल एक्सप्रेस लोको पायलट्स, मेल एक्सप्रेस लोको पायलट की रनिंग ड्यूटी कितने घंटे की है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप इसे ढूंढ के निकालें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं किसी वीडियो में इसका आंसर दूंगा और बताऊंगा कि ये इसके लिए क्या सही आंसर होगा। ठीक है, ताकि एक तरफा क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हो, ताकि आप भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो। इसलिए ये क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ते हैं और आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को हिट करें ताकि वो मिले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 82 को देखते हैं। हु इज ऑथराइज्ड टू रिसीव एंड प्रोसेस टू FTR प्रोसीजर, तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर IRCTC होगा। FTR जो होता है फुल टैरिफ रेट होता है, ऊपर भी मैंने बताया, और इसके रजिस्ट्रेशन जो है अलाउ करता है या पैसेंजर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो IRCTC करता है। बुकिंग ऑफ इंटायर ट्रेन और कोच वाया ftr.irctc.co.in, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ftr.irctc.co.in। इस वेबसाइट के माध्यम से कोई भी पैसेंजर या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो बुकिंग कर सकते हैं। पूरे ट्रेन को कर सकते हैं या फिर कुछ कोचेज को कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा 82 का वो डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 83 की तरफ देखते हैं। द रेलवे डिस्टेंस आर कंप्यूटराइज्ड थ्रू दिस एप्लीकेशन, तो जिस एप्लीकेशन के बारे में बात किया गया है वो RBS होगा। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा, RBS। क्वेश्चन नंबर 84 है। फुल फॉर्म ऑफ NRUCC, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल, तो जो काउंसिल वाला वर्ड है वो बी में दिया गया है, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि फुल फॉर्म ऑफ VPR का पूर्ण रूप क्या है? तो जो सही बात है वो ये है कि रेफ्रिजरेटर पार्सल वैन, आंसर नंबर सी होगा। ये 17 मेट्रिक टन की कैपेसिटी वाला एक वैन होता है, जिसके अंदर 5 टन की कैपेसिटी जो होती है वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब आप यूँ समझिए कि डीप फ्रीजर कार्गो वैन है। ठीक है, और जो 12 टन का जो कैपेसिटी है वो 40 डिग्री टेम्परेचर वाला कैपेसिटी वाला ये वैन है, जिसके अंदर फ्रूट और वेजिटेबल सुरक्षित रखे जाते हैं, और -200 पे जो भी चीज़ें ये ले जाना चाहें, कैरी करना चाहें, उसके लिए किया जाता है। तो जो हमारा आंसर होगा रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन, VPR का फुल फॉर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 86 को देखते हैं। व्हाट इज द OBHS स्कीम? OBHS स्कीम क्या है? तो एक्चुअली क्या है कि ये ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस है, यानी कि हमारा जो आंसर बी है ये सही आंसर होगा। ठीक है,
रिसेंटली विच न्यू स्टेशन वाज इनॉग्रेटेड इन वेस्टर्न रेलवे। तो ये केवड़िया एक जो नियर अबाउट बड़ौदा के पास है, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक का स्टेशन है, तो ये बड़ौदा डिवीजन के अंतर्गत आता है और इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 88 को देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCA? IRCA का पूर्ण रूप क्या है? तो IRCA होता है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। तो ये 1902 में बना था। आप यूं समझ लीजिए कि जो अभी जो है वो 1902 का बना हुआ है। तो हमारे पास इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, यहाँ पे डी जो आंसर है ना वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है the trains running on metro railways are on which gauge? मेट्रो रेल पर चलने वाली ट्रेनें किस गेज पर हैं? ये एक इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल सवाल है। ये स्टैंडर्ड गेज के ट्रेनें वहां पे चलती हैं। ये मीटर गेज या ब्रॉड गेज की ट्रेनें नहीं होती हैं। अब आपके मन में आएगा कि भाई अगर आप नहीं जानते हैं तो ये क्या ब्रॉड गेज होता है 1676 mm होता है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड गेज की ट्रेनें होती हैं वो 1435 मीटर्स पे होती हैं। तो पहले भी 3 तरह की गेज होती थी, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। तो ये जो गेज है ये एक इम्पोर्टेंट है। हमारा आंसर स्टैंडर्ड गेज होगा जो जिसपे मेट्रो चलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 90 की तरफ चलते हैं। हु इज द नोडल ऑफिसर एट जोनल रेलवे फॉर प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल PFT till the stage of construction of the PFT? PFT के निर्माण के चरण तक प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल PFT के लिए जोनल स्तर पर नोडल अधिकारी कौन होगा? तो ये जो ये वर्ड इस्तेमाल किया गया PFT, अगर इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो सिर्फ टैरिफ प्लानिंग मैनेजर जो होते हैं वो जोनल लेवल पे इसके नोडल ऑफिसर होते हैं, यानी कि हमारा आंसर सी होगा। इससे रिलेटेड एक मास्टर सर्कुलर है, तो वो पढ़ना ज़्यादा उचित होगा अगर आप एओम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कमर्शियल या ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मास्टर सर्कुलर पढ़ लेना आपको उचित रहेगा। ये जारी किया गया था, तो ये कहीं से कहीं से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, हु इज द कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर एट जोनल लेवल आफ्टर कमीशनिंग ऑफ ए PFT? एक PFT के चालू होने के बाद जोनल स्तर पर समन्वय अधिकारी कौन होगा? तो ये CCMFM होते हैं, यानी कि चीफ कमर्शियल मैनेजर फ्रेट मार्केटिंग एट ए जोनल रेलवे पे जो अधिकारी होते हैं ये होते हैं, यानी कि हमारा आंसर डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, हु इज द कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर एट डिविजनल लेवल आफ्टर कमीशनिंग ऑफ ए PFT? तो यहाँ पे हमारा आंसर सी होगा। ठीक है, सीनियर DCM सर। ओके, यही होंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 93 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CHD? CHD का पूर्ण रूप क्या है? तो चाइल्ड हेल्प डेस्क होता है। ठीक है, चाइल्ड हेल्प डेस्क होता है, और ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा शुरू किया गया था, और इसका 24/7 जो हेल्प नंबर है वो है 1098। अगर आप किसी बच्चे को असुरक्षित या डरे हुए, सहमे हुए कहीं देखते हैं तो 1098 पे आप फोन करें और उनकी सहायता के लिए आगे हैं। ये एक्चुअली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वालों ने एक बुकलेट जारी किया था, और उसके अंदर जो RPF के हैं या फिर टिकट चेकिंग स्टाफ है उनके लिए गाइडलाइन जारी किया गया था। मतलब उनकी नज़र हमेशा विजिलेंट होनी चाहिए कि बच्चे कहीं डरे समय और उनके साथ कुछ एब्यूजेस तो नहीं हो रहे हैं। इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में उसके अंदर बताया गया था। तो वो बुकलेट आपके नॉलेज के लिए पढ़ने जैसा है, आपको कहीं मिले तो ज़रूर पढ़िए, मैंने पढ़ा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, विच प्लान है डील्स विद पैसेंजर एमिनिटीज? तो देखिए पैसेंजर एमिनिटीज के लिए जो है ना वो है PS 53।
ठीक है। और इससे रिलेटेड है 51 जो है वो स्टाफ वेलफेयर के लिए रिलेटेड है। ठीक है, चलिए ये दो इंपॉर्टेंट है तो हमने ये डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRUCC? तो डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी। तो हमारा जो आंसर बी होगा ना, ये सही होगा। ठीक है, चलिए हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ DRUCC? ये हमने कहीं ये क्वेश्चन को हमने किसी क्वेश्चन सॉल्व जो किया है उसके अंदर है, और इसके जो चेयरमैन होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं वो DRM सर होते हैं, राइट। और कोई ट्रैफिक के या फिर कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स होते हैं यानी कि सीनियर DCM या DO वो इसके सेक्रेटरी होते हैं। जनरली ट्रैफिक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, उस वीडियो के अंदर भी मैंने बोला था, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो सीनियर DCM यहाँ पे इसके सही ऑप्शन हो सकते हैं अगर वो सवाल पूछा जाएगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 97 पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EAC? EAC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये EAC एक्चुअली होता है एस्टिमेटेड एनुअल कंजम्पशन होना चाहिए। एस्टिमेटेड एनुअल कंजम्पशन, राइट वर्ड यही होना चाहिए। हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। एस्टिमेटेड एनुअल कंजम्पशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AAC? AAC होता है एवरेज एनुअल कंजम्पशन, एवरेज एनुअल कंजम्पशन, यानी कि उस हिसाब से देखें तो हमारा ये जो आंसर है वो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAC? PAC इज अ प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। तो प्रोप्राइटरी PROPRIETARY आर्टिकल सर्टिफिकेट। इस हिसाब से 99 का जो आंसर होगा वो सी में मुझे दिख रहा है और इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। स्क्रैप मशीनरी इज डेल्ट इन विच कैटेगरी? तो स्क्रैप के लिए जो मशीनरी के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है 98 में वो 32 पे किया गया है। ठीक है, तो ये सही आंसर है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो 97 से लेके 100 तक के जो सवाल हैं वो स्टोर से रिलेटेड हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है स्क्रैप शेड्यूल है। ठीक है, स्क्रैप शेड्यूल में 1 पे जो है इंडस्ट्रियल स्क्रैप है, 3 पे है रोलेबल स्क्रैप है, 5 पे मेल्टिंग स्क्रैप है, 8 पे कास्टिंग आयरन है, 11 पे कंडेम रोलिंग स्टॉक है कंडेम्ड, और 20 पे है ब्रॉन्ज स्क्रैप है, 21 पे कॉपर है, और 23 पे अदर्स नॉन फेरस स्क्रैप है। और ये जो मैंने 9832 बताया वो स्क्रैप मशीनरी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपकी नॉलेज के लिए था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 100 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम हिंदी के लिए इनको देखेंगे कि हिंदी में इन्होंने कैसा स्टैंडर्ड रखा हुआ है और क्या जरूरी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं चाहूंगा कि आप लाइक करें तो और भी, तो उसके हिसाब से मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं आपके लिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 को। संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है? तो ये 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसमें बताने जैसा कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 है। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना था? तो 10 मई 1963 को बना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 103 है। राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन कब हुआ था? तो ये 1967 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 104 है। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राजभाषा का गठन हुआ था 7 जून 1955 को, और इसकी अध्यक्षता की थी राजभाषा आयोग की बाला साहेब गंगाधर खैर, बीजे खैर जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं।
यही सही राइट आंसर है। ठीक है, अगर अभी पूछे तो श्री अमित शाह जी होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 107 है, राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, 10 राज्यसभा के और 20 लोकसभा के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, राजभाषा अधिनियम 1963 की 63 में मतलब की कुल कितनी धाराएं हैं? तो जो सही आंसर होगा उसमें 9 धाराएं होंगी। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष या माह का होता है? तो 1 साल का होता है। ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत या संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? तो ये 3 वर्गों में रखा गया है। यही सही आंसर है। तो ये हम पहुंच गए हैं और इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और अंत तक आपने इस वीडियो को देखा है, इसलिए आप कमाल के हैं, आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं। तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं हैं। अगर मेरी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे ज़रूर से व्हाट्सएप करें। जहाँ तक संभव होगा, जो भी उपलब्ध होगा मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो किसी को आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करना एक अच्छी आदतों में से एक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। रिक्वेस्ट मैंने कर लिया है, शेयर करना आपके हाथ में है। चलिए, कुछ और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।